नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह है हमारी वन रक्षक और जेल प्रहरी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास है। इसके पहले मैं 6 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे एक बार जाकर जरूर देखिए। दोस्तों, यह सभी प्रश्न वन रक्षक और जेल प्रहरी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? ऑप्शन है राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं तथा उसके पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। चंबल नदी पर 3 मुख्य बांध हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए अनुच्छेद 356 की, तो इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 368 संविधान में अनुच्छेद का संशोधन से संबंधित है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत होता है श्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि या सरदार की पदवी किसने दी थी? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदौली की महिलाएं या गुजरात के किसान। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बरदौली की महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी, बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी। और दोस्तों, बरदौली सत्याग्रह याद रखिएगा वर्ष 1928 में हुआ था, जो कि एक किसान आंदोलन था कर के विरुद्ध। याद रखिएगा, और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो दोस्तों, वर्ष 1950 में। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 1950 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। अगला प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? तो दोस्तों, यह राजकोषीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। याद रखिएगा, अधिकतम सामाजिक लाभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का वर्ष सही नहीं है? तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वर्ष 1951 से 1956 तक, द्वितीय हुई थी 1956 से 61 तक, तृतीय हुई थी 1961 से 66 तक, और चौथी पंचवर्षीय लागू हुई थी 1969 से 1969 से 1974 तक, और वर्ष 1966 से 1969 तक योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सही श्रुणता कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 से 80 डेसिबल। दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है, ध्वनि मापने की इकाई होती है। याद रखिएगा। प्रश्न का मतलब है कि सामान्य और अधिकतम इंसान कितने डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है, तो 60 से 80 डेसिबल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, आर्थिक सिद्धांत एक प्रस्थापना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यह वर्ष 2006 में हुआ था, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम संशोधन। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? तो दोस्तों औरंगजेब छठवां मुगल शासक था और इसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। और अगर डेट पूछी जाए तो याद रखिएगा 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और अगर पूछी जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई थी, तो बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब की हत्या की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी भारत अफ्रीकी फोरम समिट जो कि वर्ष 2011 में हुई थी, कहां आयोजित हुई थी? तो दोस्तों यह अफ्रीकी देश इथोपिया में आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो दोस्तों डेवोलिम एयरपोर्ट गोवा का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो कि इंदौर में स्थित है, यह भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक सबसे अधिक सेवन करता है? तो दोस्तों ऊंट सर्वाधिक नमक का सेवन करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीता? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अब्दुल रहमान ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022-23 जीता। और अगर पूछा जाए इनका संबंध कहां से है, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन अमर शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन में हमेशा आपको इन दोनों में से कोई एक ही डेट देखने को मिलेगी। अगर 30 जनवरी दिया है तो यह सही है, और अगर 23 मार्च दिया है तो यह भी सही है। अगला प्रश्न है, दाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो दोस्तों दाओचेंग एंडिंग एयरपोर्ट तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया है, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माय ऑफिस। इसमें एरर फाइंड करना है दोस्तों। और दोस्तों यह एरर फाइंड करने वाले प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। अभी हाल ही में हुए पटवारी के एग्जाम में हर सेट में आपको 1 से 2 ये वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी में एरर है, टू जॉब की जगह आएगा टू अ जॉब, क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए आता है। अगला सेंटेंस दिया है, 6 आवर्स आर अ लॉन्ग पीरियड। तो दोस्तों इसमें क्लियर दिख रहा है कि आर की जगह इज आएगा, और इसका नियम होता है कि अगर डिस्टेंस, टाइम या वेट को एक यूनिट की तरह यूज किया जाए तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है या सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो आर की जगह इज आएगा। अगला सेंटेंस दिया है, नाइदर राम और हिज ब्रदर न्यू द एड्रेस ऑफ द स्कूल। तो दोस्तों हमेशा नेदर के साथ नॉर आता है और नहीं। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, और की जगह नॉर आएगा। नाइदर और नॉर, नेदर राम नॉर हिज ब्रदर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। आई वॉज रीडिंग अ बुक स्पेस आई हैड रीड बिफोर। तो दोस्तों बुक के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, बिच। आई वॉज रीडिंग अ बुक विच आई हैड रीड बिफोर। दोस्तों हु लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बिच नॉन लिविंग थिंग के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन द एरोप्लेन डैश ऑफ। तो हमेशा दोस्तों एरोप्लेन के साथ टेक ऑफ इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, व्हेन द एरोप्लेन टेक ऑफ। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के लिए सही अलंकार चुनिए। उदाहरण है, डरे कुटिल
नप प्रभहू निहारी, मनुहू भयानक मूर्ति भारी। तो दोस्तों यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसको पहचानने की एक ट्रिक तो यही होती है कि इनकी तर्ज हमेशा मिलती है, निहारी और भारी, ये ट्रिक है। बाकी नियम होता है कि जहां उपमेय में उपमान होने की आशंका या संभावना बताई जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला दिया है बंदौ गुरु पदम परागा। तो दोस्तों ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है जहां शब्द रिपीट होते हैं, पा पा पा। अगला प्रश्न है दिए गए पद्यांश में प्रयुक्त रस का चयन कीजिए। पद्यांश है केम बिरहन कु मीचू दे, के आपा दिखलाए दिखराए, आठ पहर का दाझड़ दाझड़ा मोपे सहन न जाए। तो दोस्तों यह इसका सही जवाब होगा वियोग रस। वियोग रस दोस्तों श्रृंगार रस का ही एक भेद होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग एवं वियोग। तो जहां पर बिछड़ने वाली बात की जाए या फिर अलग होने वाली बात की जाए तो वहां वियोग होता है, और जहां जुड़ने वाली बात की जाए या साथ वाली बात की जाए तो वहां संयोग होता है। और अगर आपसे संयोग रस का या वियोग रस का या फिर श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो याद रखिएगा रति होता है, स्थायी भाव। अगला पद्यांश दिया है जब दहक उठा सीमांत, पुकारा मां ने शीस चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बलि चढ़ जाने को। तो दोस्तों क्लियर है कि वीर रस का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, वीर रस। अगला प्रश्न है सामासिक पद के लिए सही समास चुनिए। शब्द दिया है परशुधर। तो दोस्तों परशुधर भगवान परशुराम के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। जहां पर दोनों पदों को छोड़ के किसी तीसरे पद के बारे में संकेत किया जाए वहां बहुव्रीहि समास होता है। अगला शब्द दिया है जन्मांध। तो दोस्तों अगर इसका विग्रह किया जाए तो या इसका मतलब निकाला जाए तो जन्म से अंधा। तो दोस्तों जहां से, के लिए, के बाद, तो यह सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। जहां यह आता है कर्ता ने कर्म से, तो यह सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द में जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए। शब्द दिया है रजनीश। तो दोस्तों रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इसका पर्यायवाची नहीं है, वरुण। बाकी शशांक, मयंक और मेघनांक यह तीनों चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दिया है दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। शब्द है अनागत। तो अनागत का विलोम होता है विगत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। फिर है अचल। तो अचल का विलोम शब्द होता है सचल। अगला प्रश्न है प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वाक्य दिया है महल के अंदर का भाग। तो दोस्तों उसे अंतःपुर कहते हैं जी। ऑप्शन थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक। महल के अंदर के भाग को अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला वाक्य दिया है वह दार्शनिक सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान मानता है। तो दोस्तों उसे अनित्यवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो हर वस्तु को नाशवादी मानता है वह सिद्धांत। अगला प्रश्न है दी गई लोकोक्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। लोकोक्ति है जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। तो दोस्तों सफलता उनको ही मिलती है जो विशेष परिश्रम करते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। फिर लोकोक्ति दी है कूद कूद मछली बगले को खाए। तो इसका मतलब होता है विपरीत कार्य होना। अगला प्रश्न है प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प चुनिए। मुहावरा है फूला ना समाना। इसका मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। फिर है बंजारे का डेरा। इसका मतलब होता है बिना घर बार का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर मुहावरा दिया है भाड़े का टट्टू। तो भाड़े का टट्टू का मतलब होता है पैसे का लोभी होना।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1 जून वर्ष 1955 में की गई थी और वर्ष 1973 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। और अगर पूछा जाए कान्हा-किसली कहां स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कुल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर बात की जाए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, थोड़ी जगह कर लूं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है और इसे वर्ष 1968 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह कुल 437 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न और आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? उसका सही जवाब होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बात की जाए माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1956 1956 में की गई थी। माधव झील एवं सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही स्थित है, याद रखिएगा। फिर है संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ विभाजन के पहले यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इसका आधा भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, जिसका नाम है गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रह गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, याद रखिएगा, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की। और वर्ष 2000 में इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बचा हुआ है और बाकी हिस्सा गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस नगर में 2 विश्वविद्यालय स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या है? तो दोस्तों यह ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर संख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी गौड़ जनजाति इसका जवाब होगा। और अगर यह पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो उसका सही जवाब होगा भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है और गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से गौड़ जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में और यह वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चौकड़िया फाग गायन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और फाग लोकगीत दोस्तों होली के समय पर गाए जाते हैं। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है, होली के त्योहार के समय पर फाग गायन गाया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह कहां स्थित है? तो दोस्तों पीथमपुर में ही मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 7.6% निर्धारित की गई थी वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय में। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना लागू है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में। और दोस्तों इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षा पंचायतों का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों यह 15 से 30 जुलाई वर्ष 1998 में किया गया था, 1998 में, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में करना है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खरबूजा महल कहां स्थित है? ऑप्शन है इंदौर, मांडू, ग्वालियर या चंदेरी। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील कहां स्थित है?
भोपाल, जबलपुर, शिवपुरी या ग्वालियर। अगर आज की क्लास आपने ध्यान से सुनी है तो इस प्रश्न का जवाब मैंने एक प्रश्न के डिटेल्स में डिस्कस किया है। फिर प्रश्न है, नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको होमवर्क में करना है और इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्नों के जवाब देने से दोस्तों आपका रिवीजन भी होगा और आपके हमारे बीच एक इंटरेक्शन बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।